हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी उपस्थित हूँ एक बार फिर आप लोगों के सामने अपनी इस नई क्लास के साथ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि कैसे एक आयत का क्षेत्रफल घटा देने पर, बढ़ा देने पर किस तरीके से समीकरण बनते हैं और उन समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। आपने पिछली क्लास में सीखा कि कैसे हम लोगों ने एक आयत के समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए। आज की इस क्लास में हम उसी को जारी रखते हुए आपको कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह एक्सरसाइज 3G एक्सरसाइज है और इस 3G एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए, आपको बुक में ऐसे समझाएंगे तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, हम आपको कॉपी में दिखाते हैं। लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आयत क्या होता है। आयत वह होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें कुल भुजाएं 4 होती हैं और उसकी लंबाइयां आपस में बराबर और चौड़ाइयां भी आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको ग्राफ और एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो ये एक आयत था। इस आयत की जो लंबाई थी वो हम लोगों ने मान ली कितनी थी? L थी। और चौड़ाई कितनी थी? B थी। ये मान लिया कि एक आयत था और उसकी लंबाई L थी और चौड़ाई B थी। अब बताइए, यदि लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? LB हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा अब इसको। अब इसकी पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी कि पहली शर्त क्या है कि आयत जो है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया। इसका मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था? LB। तो पहले वाला क्षेत्रफल कितना है? LB। उस LB में कितना कम हो गया? 9 कम हो गया। तो ये क्षेत्रफल इतना हो गया। लेकिन क्यों कम हो गया? हम लोगों ने कुछ तो किया होगा ना। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। इसका मतलब क्या है? पहले लंबाई कितनी थी? L। तो उसमें क्या कर दिया गया? उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी गई। यानी 5 इकाई को लंबाई को कम कर दिया गया है ना। उसके बाद देखिए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहले चौड़ाई कितनी थी? B। अब 3 इकाई बढ़ा दी गई है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। यदि आपको कम समझ में आ रहा है तो आप पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरी शर्त क्या है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी इस बार दोनों काम क्या करने हैं? बढ़ाने वाले करने हैं। यानी उसी आयत में फिर से कुछ करना है, लंबाई को कम ज़्यादा करना है। क्या करना है देखते हैं। लिखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी इस बार लंबाई कितनी बढ़ानी है? 3 इकाई। और चौड़ाई कितनी बढ़ानी है? 2 इकाई। तो ये लंबाई बढ़ गई, ये चौड़ाई बढ़ गई। तो आखिर कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल भी बदलेगा इसका। तो कह रहा है तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी पहले क्षेत्रफल कितना था? आपने कहा सर पहले क्षेत्रफल LB था। तो LB में कितना बढ़ गया? 67 बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, लिखा हो जब बढ़ जाता है तभी ऐसा हम लोग करते हैं, तभी जोड़ते हैं। यदि कह दिया जाए 67 हो जाता है तो इसका मतलब LB हम लोग नहीं लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसी डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन की हम थ्योरी को लिखेंगे और 2 समीकरण प्राप्त करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो आप उम्मीद है इतना जरूर समझ गए होंगे। इसे आप अपने रफ कॉपी पे करेंगे। अभी आप फेयर पे कर लीजिए, बट एग्जाम में आप लाइन खींचकर इधर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई मानेंगे आप। माना आयत की लंबाई को आप मानेंगे L तथा चौड़ाई को आप कुछ मानेंगे, तो चौड़ाई को क्या मानेंगे? B है। ठीक है। लिखेंगे तब आयत का क्षेत्रफल। तो कैसे लिखेंगे तब आयत का क्षेत्रफल? तब आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी LB होगा। इतना आप लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या होगा।
अब उन्होंने दी है पहली शर्त। तो पहली शर्त क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली शर्त यह है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल आखिर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लंबाई, बहुत ध्यान से इस बार देखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही मेन है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, LB माइनस 9 हो जाता है, यानी कि LB में से 9 कम हो जाता है। अगर ये आप समझ गए तो आप इसको कर लेंगे। कब हो जाता है 9 कम, जब लंबाई को 5 कम किया जाता है, यानी L माइनस 5 हो जाता है। और चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाता है, 3 बढ़ा दिया जाता है, यानी B प्लस 3 कर दिया जाता है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसको हल करेंगे और इससे एक समीकरण प्राप्त करेंगे। तो हम लोग ये लिखेंगे LB माइनस 9 और इससे L से B को गुणा करेंगे तो LB हो जाएगा। L का जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा। जब B का इससे करेंगे तो माइनस के 5B और 5 दिया 15, माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस लिख दिया जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि LB से ये LB कट गया। अब कितना बचा है, बचा है -9 और इधर बचा है 3L माइनस 5B और माइनस 15। अब देखिए जब ये 15 इधर जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब ये 15 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -9 प्लस 15 हो जाएगा। कितना बचेगा, 3L माइनस 5B। तो आप लिख सकते हैं 3L माइनस 5B, तो इसको इधर लिख दें 3L माइनस 5B और इसको ऐसे 15 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। इस तरीके से हम लोगों को यह पहला समीकरण मिला। अब पहले समीकरण के बाद अब हम दूसरा समीकरण निकालेंगे और दूसरे समीकरण से इस तरीके से पहला और दूसरा हल कर दिया जाएगा, L और B की वैल्यू आ जाएगी। तो अब दूसरा कैसे निकालेंगे आप देखिए जरा ध्यान से, इसी पेज में करेंगे, नहीं तो बार बार पेज पलटना पड़ेगा और आपको समझाने में प्रॉब्लम होगी और आपको समझ में भी कम आएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग यहां लिखेंगे दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त क्या है, सब कुछ डायग्राम में शो हो रहा है। क्या, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणे कितना होता है, चौड़ाई। तो आप देख रहे हैं कि लंबाई कितनी है, L प्लस 3। ये सब क्वेश्चन से लिखा गया है, कितना है, L प्लस 3। तो हम लोग लिखेंगे L प्लस 3 और चौड़ाई कितनी है, B प्लस 2, B प्लस 2। और आयत का क्षेत्रफल कितना है, LB प्लस 67। तो हम लोग लिखेंगे LB प्लस 67। अब आप लिखेंगे LB प्लस 67 और L से जब B को गुणा करेंगे तो LB होगा, L से जब 2 को करेंगे तो 2L होगा, L से जब B से जब 3 का किया जाएगा तो 3B होगा और 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस का। इसके बाद क्या होगा अब आगे देखिए, LB से LB कट गया, 2L इधर ही लिखा रहेगा प्लस 3B। अब ये 6 जब इधर जाएंगे तो 67 में से घट जाएंगे, तो जैसे ही 67 से घटेंगे तो कितना बचेगा, 61 बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2L प्लस 3B इज इक्वल टू 61। इसके बाद इसे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा हल कर देंगे और उसके बाद L और B का मान आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले विलोपन विधि कैसे लगाएंगे, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो इस समीकरण को आपको 3 से गुणा करना होगा ताकि यहाँ 6 हो जाए और इससे गुणा करना होगा 2 से ताकि ये 6 हो जाए। एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 5, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको 5 से गुणा कर दीजिए और इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। ये इस तरह से भी हो सकता है। तो हम जो दूसरा तरीका अभी हमने बताया वही करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 3 से। देखिए क्या किया गया है, इसे समीकरण 1 को 3 से कीजिए, हाँ 1 को 3 से कीजिए तक, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 से 15 हो जाएगा, और 2 को आप कीजिए 5 से गुणा करने पर
करने पर। अब देखिए आप, इस समीकरण को जब 3 से गुणा किया जाएगा तो 3 त्रिको 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9L। उसके बाद 3 से कर रहे हैं तो -15 हो जाएगा, -15B लिखा जाएगा। 3 से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद इसे हम लोगों को किससे करना है, 5 से, तो 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10L होगा। उसके बाद ये प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, और उसके बाद जब हम इसको 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15B। और 5 से जब 61 को करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। इस तरीके से ये 15B से ये कैंसिल हो गया, चिन्ह हमें नहीं बदलने पड़े। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 19L हो जाएंगे। और इसे आपस में जोड़ दिया जाएगा तो देखिए 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और उसके बाद 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि L बराबर कितना हो गया, 323 बटे कितना हो गया, 19 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद L का मान आ जाएगा। अब इसे 19 से कैंसिल करेंगे तो देखिए 19 से कम 19, 19 से कम 19 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 13। जब 13 और ये 3 हो जाएगा 33, तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 133 से ज़्यादा ना हो, तो 19 सत्ते 133, तो L बराबर कितना हो गया, 17। इस तरीके से L का मान आप लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे L बराबर 17 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब आप समीकरण नंबर 1 को देखें, लिखा है 3L माइनस 5B बराबर 6, तो लिखेंगे 3 और L का मान रख देंगे 17 माइनस 5 लिखेंगे, B लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे 6। उसके बाद देखिए 17 का 3 से गुणा करेंगे तो 17 तियाँ 51 माइनस 5B बराबर कितना हो गया, 6। तो कितना बचेगा उसको हम इधर लिखते हैं, लिखेंगे -5B बराबर 6 और 51 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको इसके साथ माइनस कर देंगे तो 45 बचेगा माइनस का, और माइनस के 5B। ये जब 5 नीचे जाएगा तो 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो आप एक लाइन और लिखेंगे, लिखेंगे अतः आयत की जो लंबाई आप लोगों ने निकाली है वो कितनी निकाली है, 17 निकाली है, और जो चौड़ाई आप लोगों ने निकाली है वो कितनी निकाली है, 9 निकाली है। लेकिन अब एक चीज़ और लिखेंगे, यहाँ लिखा था इकाई, तो हम लोग यहाँ पे इकाई लिखेंगे। अब आपके दिमाग में यदि आ रहा होगा कि सर वर्ग इकाई क्यों नहीं लिखेंगे, तो हम बता दें आपको कि क्षेत्रफल में वर्ग लिखा जाता है, और जो ये यूनिट होते हैं इनमें हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ इकाई लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा था इकाई, इकाई, और यहाँ भी देखिए इकाई और यहाँ भी इकाई। लेकिन जो क्षेत्रफल थे उसमें लिखा था वर्ग इकाई। अगर आयतन होता तो क्या लिखते, घन इकाई, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया है, पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 21। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। इस बात पर दूसरा मित्र क्या उत्तर देता है, कहता है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। यानी कि एक बार वो कहता है पहला मित्र, यदि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर क्या देता है, यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। क्या करता है, वो बेचारा उससे मांग रहा है, वो बेचारा उससे मांग रहा है, आपस में ये मांगने का काम चल रहा है, मगर दे कोई नहीं रहा है। बस यही सोचकर मनोहर जी ने क्या किया कि क्वेश्चन बना दिया। कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि उनके पास कितनी कितनी संपत्ति है, तब भी क्यों मांग रहे हैं वो, है ना। तो अभी हम लोग संपत्ति निकालेंगे कि उनके पास कितने कितने रुपए थे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, जो ये कॉपी पे लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको बार बार किताब उठाकर समझाना ना पड़े। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले मानेंगे कि माना पहले मित्र के पास x रुपए
क्योंकि धन है तो रुपए ही होगा, क्योंकि ये रुपए की बात कर रहा है। तो x रुपए तथा दूसरे के पास y रुपए है। अब यहां तक जहां कहता है 2 गुना धनी बन जाऊंगा, ये पहली शर्त है, और जब दूसरा उत्तर देता है तो वो दूसरी शर्त है। इस तरीके से आप 2 समीकरण निकालेंगे और उसके बाद इनको हल करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में समीकरण निकालना इतना आसान नहीं है। कैसे करेंगे आप देखते जाइए। तो इसके 2 केस हैं, तो हम लोग लिखेंगे पहली शर्त, यानी पहला केस आपका क्या है कि फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि जब, इसे आपको लिखना जरूरी है, जब पहला मित्र, पहला ही तो कहता है कि एक मित्र दूसरे से कहता है मुझे 100 रुपए दे दो, तो जब पहला मित्र 100 रुपए मांगता है, तब, अब समझिएगा, तब पहले के पास धन, आप बताइए अगर उसने 100 रुपए मांगे हैं तो उसके पास पहले से कितना रुपया था, x, और 100 रुपए मांग लिए हैं, तो अभी कितना हो गया, x प्लस 100 रुपए। कुछ समझ में आया है ना। उसके बाद अब जब वो मांग लेता है तो दूसरे के पास कितना धन बचेगा, आप ही बताइए। तब दूसरे के पास कितना धन बचेगा, भाई मांगा किससे है, मांगा तो उसी से है ना, दूसरे वाले से। तो दूसरे वाले के पास पहले कितने रुपए थे, y रुपए, और y में से 100 रुपए उसने मांग लिए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास खजाना है, उसके पास खजाना है देता जाएगा, कम नहीं होगा। तो उसके पास y रुपए थे पहले से, उसमें से उसने 100 रुपए दे दिए हैं। तो आप इसको घटाएंगे भी, उधर जा रहे हैं तो इधर कम भी तो हो रहे हैं। बस यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। यहां गलती आपने की तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब शर्त क्या है, शर्त यह है कि पहले मित्र का धन बराबर दूसरे मित्र का धन, दूसरे मित्र का धन। अब आप बताइए क्या उनके पास पैसे बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब बराबर नहीं होंगे तो कोई शर्त भी तो होगी। कह रहा यदि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन कहता है ऐसा, ऐसा कहता है पहला मित्र, कहता है मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। अब बताइए धनी कौन हो गया, पहला मित्र। जब पहला मित्र धनी हो गया तो इसका मतलब दूसरे मित्र के पास पैसे कम हो गए। तो अगर दूसरे मित्र के पास पैसे कम हो गए तो आप बराबर करने के लिए गुणा किसमें करेंगे, दूसरे मित्र वाले में, क्योंकि पहले के पास तो पैसा पहले से ही ज्यादा हो गया है। अब तो पहले मित्र के पास कितना धन था, x प्लस 100, तो x प्लस 100, और उसके बाद दूसरे मित्र के पास कितना है, y माइनस 100। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। यदि आपको समझ में नहीं आई है तो अभी जैसे ही दूसरी कंडीशन को फॉलो करेंगे आपको और अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे x प्लस 100, 2 से इसका गुणा करेंगे तो 2y और माइनस का 200, ठीक है। उसके बाद ये हो गया x, 2y को इधर लाएंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे, और माइनस का 200, और ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से इधर हो गया माइनस का 300 और इधर हो गया x माइनस 2y, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने पहले समीकरण को प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा समीकरण, यानी कि दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त क्या है उसे लिखेंगे, उसे हल करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का आ सकता है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है बोर्ड के थ्रू, यूपी बोर्ड के थ्रू। अब लिखा है कि दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 100 रुपए दे दे तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। कौन कहता है, दूसरा मित्र मांगता है। किससे मांगता है, पहले से मांगता है। तो दूसरी शर्त यह है कि दूसरे के पास, अब दूसरे मित्र नहीं लिख रहे हैं हम लोग, आप समझदार हैं, दूसरे के पास धन। अब दूसरा क्या करता है, 10 रुपए मांग लेता है। किससे मांग लेता है, तो पहले दूसरे के पास कितना धन था, देखिए जब पहले इसके पास कितना धन था, y रुपए था, तो y था 10 रुपए उसने मांग लिए हैं। तो अगर 10 रुपए मांग लिए हैं तो पहले मित्र के पास कितना धन था, पहले के पास
धन था, पहले के पास धन था x रुपए, तो उसमें से उसने 10 रुपए दे दिए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या कहता है, कहता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। कौन कहता है? दूसरा मित्र कहता है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन धनी बन जाएगा? दूसरा वाला बन जाएगा। यानी इस बार दूसरा वाला धनी है और पहला वाला धनी नहीं है, उसके पास कम रुपए हैं। तो गुणा किस में करेंगे? पहले वाले में, क्योंकि पहला वाला इस समय गरीब है। तो हम लोग लिखेंगे पहले के पास धन बराबर दूसरे के पास धन। अब आपने देखा कि दूसरा मित्र रुपए मांगता है और कहता है मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। यानी ये धनी है, कितना धनी है? 6 गुना धनी है। तो गुणा किस में करेंगे? इसमें करेंगे। बस यही इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग लिखेंगे 6 और पहले के पास धन कितना है? x माइनस 10 और दूसरे के पास धन कितना है? y प्लस 10। 6 से इसका गुणा करेंगे, 6x माइनस 6 से 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और y प्लस 10। अब 6x लिखेंगे, y को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और उसके बाद 60 को जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे 10 में से, तो कितना हो जाएगा? 70। इस तरीके से आपने दो इक्वेशन को बना लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है x माइनस 2y और यहाँ लिखा है 6x माइनस y। तो अब इसे हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए। हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर अब इसको 2 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 12x 2 से गुणा कर दिया, माइनस 2 से इसको कर दिया तो 2y हो गया और 2 से कर दिया तो 140 हो गया। दूसरा समीकरण इसके नीचे उतार दीजिए आप, 2y बराबर कितना? माइनस का 300। इस तरीके से ये गुणांक क्या हो गए? बराबर हो गए। देखिए अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये कैंसिल आउट हो गया। ये चिन्ह कैसे बदले जाते हैं आप सबको पता है। यदि नहीं पता है तो विलोपन विधि में जाके आप देख सकते हैं हमारी कुछ पिछली क्लासेस को। तो 12x में से 1x चला गया, कितना बचा? 11x और उसके बाद 140 और प्लस 300 दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 440। तो x बराबर हो गया 440 बटे 11। 11 से इसको काट देंगे तो 11 चौको 44 और 0, यानी कि x रुपए थे किसके पास? पहले मित्र के पास। तो पहले मित्र के पास कितना रुपया निकला? 40 रुपया निकला। बहुत गरीब आदमी थे भाई। कोई बात नहीं, इस समय लॉकडाउन का समय है, सबके पास पैसों की कमी है। उम्मीद है आपके पास भी पैसों की कमी होगी। यदि ज़्यादा है तो आप मुझे दे सकते हैं, है ना? तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। फिर लिखा है दूसरे के पास कितने रुपए हैं? y रुपए। तो आप लिखेंगे x बराबर 40 रुपए। कहाँ रखने पर? समीकरण नंबर 1 या 2 में से रखना है आपको, किसी एक में। तो x बराबर 40 रुपए समीकरण नंबर आप 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है? 6x माइनस वाई बराबर कितना? 70। तो हम लोग लिखेंगे 6 और x का मान कितना है? 40 माइनस y बराबर ये 70। तो 6 चौक 24 कितना हो गया? 240 माइनस y बराबर कितना हो गया? 70। अब y को इधर पड़ा रहने दीजिए और ये हो गया 70। 240 को उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा। अब 240 में से आपको 70 को घटाना है। आप जैसे ही 240 में 70 को आप घटाएंगे तो घटाना हमें आता है। क्या लिखेंगे? 170 रुपये। घट जाएंगे तो माइनस वाई, इधर माइनस खत्म, y बराबर कितना हो गया? 170 रुपये। अब आप यहाँ पे मात्र एक लाइन लिखेंगे, वो हम आपको बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे पहले मित्र के पास x रुपए तथा दूसरे मित्र के पास y रुपए हैं, ऐसा तो आपने माना में लिख रखा है। तो अब इसी माना को आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे पहले मित्र के पास और x का मान कितना? 40 रुपए तथा दूसरे मित्र के पास 170 रुपए होंगे, है ना? इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। बहुत आराम से हमने आप लोगों को बताया है। आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की।
ये क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी? 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक कोच था, उसने 7 बल्ले खरीदे यानी बैट खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपये में। तो अब इसको कैसे करेंगे आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये मानना होगा कि माना बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य निकालेंगे। बल्ले का मूल्य x रुपये व गेंद का मूल्य y रुपये है। ये आप लोगों को मानना होगा। तो आप देखिए इसकी 2 शर्तें हैं, लाइन खींच देंगे। यहाँ लिखेंगे पहली शर्त और यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त। ऐसे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अब देखिए लिखा है 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो हम लोग लिखेंगे 7 गुणे 1 बल्ले का मूल्य। 7 गुणे 1 बल्ले का मूल्य प्लस लिखेंगे 6 गुणे 1 गेंद का मूल्य। ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई? आप बाजार गए, आपने कहा हमें 7 बैट चाहिए, 6 गेंद चाहिए, तो वो क्या करेगा? 7 गुणे 1 बल्ले का मूल्य करेगा, फिर 6 गुणे 1 गेंद का मूल्य करेगा। तो उस तरीके से दोनों को जोड़ेगा तो कितना लिखेगा? 3800 लिखेगा। तो हम लोग लिखेंगे 6 गुणे 1 गेंद, जगह नहीं बची है, गेंद का मूल्य बराबर कितना लिख देंगे हम लोग? 3800 रुपये। तो आपने देखा 7 गुणे 1 बल्ले का मूल्य, तो 7 लिखा, गुणे का चिन्ह लगाया। 1 बल्ले का मूल्य आपने कितना माना है? x माना है। और 1 गेंद का कितना माना है? y माना है। और कितने रुपए दिए हैं उसको? 3800 रुपये दिए हैं। इस तरीके से क्या समीकरण मिला? 7x प्लस 6y बराबर कितना मिल गया? 3800। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि 3 बल्ले खरीदे हैं, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे 3 गुणे 1 बल्ले का मूल्य। 3 गुणे 1 बल्ले का मूल्य प्लस गेंद कितनी खरीदी है? 5। 5 गुणे 1 गेंद का मूल्य, 1 गेंद का मूल्य, और कितने रुपए उसको दिए हैं? 1750 रुपये दिए हैं। तो आप 3 लिखेंगे, गुणे x लिखेंगे, प्लस 5 लिखेंगे, गुणे में y लिखेंगे, बराबर कितना लिखेंगे? 1750। अब देखिए 3x हो गया प्लस 5y हो गया, बराबर कितना हो गया? 1750। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है, और हल करने के बाद आपको x और y का मान पता चल जाएगा। तो ये काम अब इतना हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, इसे आप हल करके बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद जो हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को लगाएं और अपनी प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसके बाद वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ये होमवर्क दे रहे हैं, इसमें आप लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों के सामने लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस लाइन को समझ लीजिए। मान लीजिए आप किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप 4 बाग से गोमती नगर जाना चाहते हैं। तो जब आप 4 बाग से गोमती नगर जाएंगे तो टैक्सी वाले ने कहा है भाई साहब आपको एक नियत भाड़ा देना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको टैक्सी बुक करनी होगी। वो टैक्सी मान लीजिए उसने कहा कि आपका नियत भाड़ा जो है वो 50 रुपये है, यानी 50 रुपये आपको देने ही देने हैं, यानी टिकट लेने हैं आपको गाड़ी में बैठने के लिए। और उसके बाद आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपये देते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। कह रहा है कि 1 किलोमीटर का मान लीजिए 5 रुपये देता है, तो 10 किलोमीटर आप चलेंगे तो 50 रुपये देना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो जो 50 रुपये पहले से फिक्स थे वो भी आपको देने पड़ेंगे। क्वेश्चन अगर अभी भी नहीं समझ में आता तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं।
कहा गया है नियत भाड़ा देना है और प्रति किलोमीटर एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक दूसरा भाड़ा भी सम्मिलित किया गया है। वो कैसा है? प्रति किलोमीटर भाड़ा है। यानी कि यदि आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है तो आपको 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा और उसके बाद नियत भाड़ा अलग से देना होगा। देखिए अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इस बात को दोबारा सुनिएगा, तब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें एक चीज क्लियर हो गई, एक नियत भाड़ा है और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा है। दो चीजों को ध्यान में रखना, पूछा गया नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना नियत भाड़ा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माना नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपए है। इसे आप मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, आपको पहली शर्त आपके लिए ये है कि आपने 10 किलोमीटर दूरी तय की है और आपने 105 रुपये दिए हैं। तो पहले सुनिएगा मेरी बात, आपने जब 10 किलोमीटर दूरी तय की होगी तो टैक्सी बुक की होगी, तो आपने उसको पहले नियत भाड़ा दिया होगा, यानी फिक्स जो किराया है वो दिया होगा। उसके बाद आपने क्या किया है? 10 किलोमीटर दूरी तय की है ना, तो आप लिखेंगे 10 गुणे प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्योंकि आपने 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिए हैं, 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा, और टोटल आपने कितने रुपए दिए हैं? 105 रुपये दिए हैं। तो नियत भाड़ा आपका कितना है? x प्लस लगाया, ये 10 लिखा, गुणे y तो 10y लिख दिया, बराबर कितना हो गया? 105। इस तरीके से समीकरण नंबर 1 मिला। उसके बाद आपकी दूसरी शर्त क्या है? आपकी जो दूसरी शर्त है उसे भी हम आपको बताते हैं। कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपये। तो अब बताइए, जब आप 15 किलोमीटर चले होंगे तब भी आपने पहले नियत भाड़ा दिया होगा और उसके बाद कुछ उसमें और जोड़ के दिया होगा। क्या दिया होगा? 15 गुणे प्रति किलोमीटर भाड़ा, है ना। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना दिया है? 155 रुपये। तो नियत भाड़ा आपका कितना है? x रुपये, और 15 और 1 किलोमीटर का किराया कितना दिया है आपने? y रुपये। तो 15 किलोमीटर का 15y बराबर कितना हो गया? 155। इसे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे? 2। अब ये दो समीकरण आपके आ चुके हैं। अब इन दो, देखिए ये जो लास्ट में लिखा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये आपको बाद में करना है। इस क्वेश्चन से इसका रिलेशन है, लेकिन जब तक भाड़ा नहीं ज्ञात हो जाएगा तब तक इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहां तक भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस 10x प्लस 10y बराबर कितना? 105 रुपये। और दूसरा कितना है? x प्लस 15y बराबर कितना है? 155 रुपये। लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर से आपका बचेगा -5y और इधर से आपका बचेगा माइनस का 50। तो y बराबर ये 5 जब हम नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये, क्योंकि 5 दाम 50 हो जाएगा, इसलिए आपका y का मान आ गया है। अब आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो अब जब आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर कितना? 105 रुपये। तो आप x लिखेंगे, y का मान आपने कितना निकाला है? 10 रुपये निकाला है, और उसके बाद 105, तो 10 दाम 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 100 बराबर कितना? 105, और इधर x, तो x बराबर 100 जब उधर ले जाके घटा देंगे तो x बराबर कितना आ गया? 5। अब आप लिखेंगे अतः नियत भाड़ा आपका कितना है? x मान रखा है आपने, तो कितना हो जाएगा? 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होगा वो कितना होगा आपका? 10 रुपये। आपका y वाला आंसर इतना आप लिखेंगे। तो ये आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके अतिरिक्त आपसे कुछ पूछा गया है।
आपसे ये पूछा गया है कि एक व्यक्ति टोटल कितनी दूरी चलता है, 25 किलोमीटर। तो देखिएगा यहाँ से अब चेंज हो जाएगा क्वेश्चन और एक लाइन मात्र और बची है। क्या लिखेंगे आप, 25 किलोमीटर चलने पर या दूरी तय करने पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 25 किलोमीटर चलने पर डैश, क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा प्लस 25 गुणे प्रति किलोमीटर भाड़ा, इसे आप एक ही लाइन में लिखेंगे और बराबर हम लोग निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं नियत भाड़ा आपका कितना है, x, और उसके बाद 25 और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका कितना है, y। तो x बराबर 25y हो गया, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। x का मान आपने कितना निकाला है, 5 रुपये, यानी 5 रुपये आपको देने ही देने हैं। और 25 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो 10 रुपये 1 किलोमीटर के हिसाब से और देने हैं। तो ये कितना हो गया, 5 और 25 का जब इसके गुणा करेंगे तो 250, ये हो गया 255 रुपये। इस तरीके से आपके 3 आंसर आए। पहला था नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये, और बाद में कहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो कितना भाड़ा देना होगा। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा तेज़ी से बता दिया है, कोई बात नहीं, आप इसे एक बार फिर से लगा लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आज मेरी 3G एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हमने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। देखिए तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात भी कहना चाहते हैं कि घर पर रहें और आपस में दूरी बनाकर रहें। घर वालों को ना बाहर जाने दें और ना ही खुद बाहर जाएं। देखिए एक बात और, इस एक्सरसाइज के बाद अब हम आप लोगों के सामने जी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जी के बाद एच एक्सरसाइज आप लोगों को बताएंगे। एच एक्सरसाइज के बाद एक एक्सरसाइज और बचेगी। जो आपकी एच एक्सरसाइज है उसे आप स्वयं भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको समस्या होगी। उन क्वेश्चंस को हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।